हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेज का नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव लेफ्ट इन अवर प्रीवियस वीडियो, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक बार बताना चाहूँगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो एक्टिविटीज़ हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। जैसे कि हमारे घर में जो सर्वेंट आते हैं वो जो है पैसा लेकर हमारे घर में काम करते हैं, या कोई शॉपकीपर है, या हम बात करें कोई कॉबलर है, कोई डॉक्टर है, तो उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनमें कि हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम करते हैं, उसमें हम अपने काम का कोई पैसा नहीं लेते हैं। जैसे कि हमारी मम्मी जो होती हैं वो घर में काम करती है, तो उनका उसको उन चीज़ों के लिए हम कोई पेमेंट नहीं देते हैं, तो वो जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, कि आदमी और औरत के द्वारा किए जाने वाले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लाइक विलास एंड शाकाल, पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़। विलास और शाकाल की तरह ही हम बात करें तो लोग जो हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग काम करते हैं। वी सॉ दैट, हम देखते हैं दैट विलास सोल्ड फिश एंड साकाल गोट जॉब इन द फर्म, कि विलास जो है वो मछलियाँ बेचता है और साकाल जो है एक कंपनी में काम करता है। द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी गतिविधियाँ, जितने भी कार्य किए जाते हैं, उनको हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है टेरिटरी और सेकेंडरी, और तीसरा होता है टेरिटरी। फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इन्हें हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। इसको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये सीधे के सीधे जो है नेचुरल रिसोर्सेज से डील करती हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज का इनमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि हम एग्रीकल्चर की बात करें, फॉरेस्ट्री की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरी है, पोल्ट्री फार्मिंग है, माइनिंग एंड एक्वेरिंग है। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ इसलिए कहलाती हैं क्योंकि ये डायरेक्ट जो है नेचुरल रिसोर्सेज को डील करते हैं। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर, यानी किसी भी चीज़ का उत्पादन करना जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल्स के थ्रू हम बात कर सकते हैं कि फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर में हमने कोई आम की खेती की, आम हमने लगाया, तो वो हो गई हमारी प्राइमरी सेक्टर। उस आम को हमने उससे कुछ और बनाने के लिए जो है हमने किसी इंडस्ट्री के अंदर भेज दिया, किसी फैक्ट्री के अंदर भेज दिया, जहाँ उससे जो है हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट तैयार किया गया, कोई कैंडी उससे बना दी गई है, उसे पल्प बना दिया गया है, उसे जूस बना दिया गया है, तो वो उसका सेकेंडरी मोटो हो जाएगा। तो सेकेंडरी के अंदर हम ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ है, टूरिज्म है, सर्विस है, इंश्योरेंस है, इनको हम इंक्लूड करते हैं। आर इंक्लूडेड इन द टेरिटरी सेक्टर्स, ये सारे के सारे जो हैं आपके टेरिटरी सेक्टर्स में आएंगे। द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टेरिटरी सेक्टर जो है उसका रिजल्ट ये होता है कि उसमें आप गुड्स ऑफ सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। दीज एक्टिविटीज़ एड वैल्यू टू ऑल द नेशनल इनकम। जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हमारे, हम ये कहें कि नेशनल जो वैल्यू होती है, जो नेशनल इनकम होती है, उसको रेज अप करती है। फिर हम कह सकते हैं कि दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इनमें हमारा जो मेन मोटो होता है वो पैसा कमाना होता है, तो इनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव 2 पार्ट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके 2 पार्ट्स होते हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। एक होती हैं मार्केट एक्टिविटीज़ यानी बाजार की गतिविधियाँ, और दूसरी गैर बाजारी गतिविधियाँ। मार्केट एक्टिविटीज़ मार्केट एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं रिम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स, जो कि हम ये कहें कि परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी प्रोड्यूस फॉर पे और प्रॉफिट, यानी वो एक्टिविटीज़ जो मार्केट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं जिसमें कि पैसा जो है वो मेन प्रॉफिट होता है। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसमें हम जो है किसी भी चीज़ के उत्पादन में या सेवाओं के उत्पादन को हम कह सकते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज भी हम कह सकते हैं इनके अंदर। फिर हम बात करते हैं नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी जब हम कोई
कृषि का उत्पादन कर रहे हैं लेकिन उसका उपभोग हम स्वयं कर रहे हैं, उसको मार्केट प्रॉफिट के लिए हम नहीं बेच रहे हैं, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी आ जाएगी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कहलाएगी। दीज कैन बी consumption and processing of primary product and on account production of fixed assets। इसमें हम कह सकते हैं कि एक तो हम जो है मार्केट में बेचने के लिए फसल का उत्पादन करते हैं और एक हम अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो प्रोडक्शन कहते हैं वो फिक्स्ड एसेट पे माना जाता है। अब हम बात करें ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों के कारण देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर, कि जो लेबर होता है, जो मजदूर होता है बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली, कि एक ही परिवार में अगर महिला और पुरुष दोनों हैं तो उनका जो लेबर होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोरस, औरतें जो होती हैं वो घर के जो काम होते हैं उनको देखती हैं, एंड मैन वर्क इन द फील्ड्स, और आदमी जो होते हैं वो बाहर काम करते हैं। शाकाल्स मदर शीला कुक फूड, क्लीन्स यूटेंसिल्स, वॉशेस क्लोथ, क्लीन द हाउस एंड लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। शाकाल की जो मदर है वो घर में खाना पकाती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, घर साफ रखती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं। और शाकाल के जो फादर हैं बूटा कल्टिवेट्स द फील्ड, वो खेतों में काम करते हैं, सेल्स द प्रोड्यूस, और जो उत्पादन होता है उसे बेचते हैं इन द मार्केट में, एंड अर्न मनी फॉर द फैमिली, और परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज, लेकिन शीला को उनकी जो सर्विसेज होती हैं, उनका जो काम है उसका पैसा नहीं दिया जाता है डिलीवर फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। जो वो अपने परिवार के लिए जो काम कर रही हैं उनके लिए उसको कोई भी मजदूरी नहीं दी जा रही है। बूटा अर्न्स मनी, जबकि बूटा जो उसके फादर हैं शाकाल के, उनको पैसा मिलता है विच ही स्पेंड ऑन द रियरिंग हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली पे स्पेंड करता है। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवरिंग इन द फैमिली, यानी जो महिलाएं घर में अपना काम करती हैं, फैमिली का काम करती हैं, उनको उस काम का कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय अ वुमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। तो हम इस तरह से कहते हैं कि महिला के द्वारा जो घर का कार्य किया गया है उसे आप नेशनल इनकम के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो, उसे आप राष्ट्रीय आय में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो। गीता मदर ऑफ विलास, अब गीता जो मदर की विलास की मदर है उनकी अगर हम बात करते हैं, अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश, अब वो मछली बेचकर पैसा कमाती हैं। 10 वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, जब वो मार्केट में आकर महिलाएं काम करती हैं तो उनको उनके काम का क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। अब उनको जो पैसा दिया जाता है वो पुरुषों से कम दिया जाता है, क्योंकि उनको उनके अनुसार compete किया जाता है, उनके अनुसार तोला जाता है, तो उनकी एजुकेशन, महिलाओं की जो शिक्षा है और उनका जो कौशल है वो कम पाया जाता है पुरुषों से, तो उनका पेमेंट भी कम किया जाता है। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल बिफोर हिम। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है एक व्यक्ति विशेष के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, जो आर्थिक अवसर होते हैं उनको हासिल करने का। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ द अर्निंग्स ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। एजुकेशन है, शिक्षा है और कौशल जो है वो किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए मार्केट में स्टैंड करने के लिए सबसे बड़े हम ये कहें कि डिटरमिनेंट्स हैं। द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मर्ज्ड एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन, क्योंकि हम ये कहें कि बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनकी शिक्षा भी नहीं है और उनके पास में कौशल भी नहीं है। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन, और इसी कारण से महिलाओं को कम पैसा दिया जाता है पुरुषों की तुलना में। मोस्ट मैन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर, यानी हम कहें कि मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर, कि बहुत सी महिलाएं ऐसी जगहों पे काम करती हैं जहाँ पे उनकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है, यानी उनका जो काम है वो परमानेंट नहीं है, उनको कभी भी वहाँ से निकाला जा सकता है। देन वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज़ इमेज, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो लीगली प्रोटेक्शन उनको नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट इज़ दिस इन दिस सेक्टर, तो इस सेक्टर में हम एम्प्लॉयमेंट की, रोज़गार की अगर बात करते हैं, इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इर्रेगुलर एंड द लो इनकम, क्योंकि ये रेगुलर भी नहीं है, अस्थायी इनका काम होता है और इनकम भी कैसे मिलती है इनको,
कम मिलती है इन दिस सेक्टर। और इस सेक्टर की अगर हम बात करें तो देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटी लाइक मैटरनिटी लीव। और इस तरह के जॉब्स में क्या होता है, इनको जो सुविधाएं जो होती हैं वो भी नहीं मिलती हैं। जैसे कि हम कहें कि मातृत्व के लिए जो अवकाश होता है वो नहीं मिलता है, बच्चों की देखभाल के लिए उनको कोई अवकाश नहीं होता, एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स। और ना ही इनको कोई सामाजिक सुरक्षा जो है इन औरतों को मुहैया करवाई जाती है। हाउ एवर वुमेन विद हाई एजुकेशन, लेकिन अगर हम देखें कि जो अच्छी शिक्षा वाली महिलाएं हैं जिनका स्किल फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा है, आर पेड एट पार विद द मैन, तो उनको पुरुषों से ज़्यादा पैसा भी मिलता है। अमंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, लेकिन किस तरह के जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं जैसे टीचिंग है, मेडिकल है, अट्रैक्ट दैम द मोस्ट, यानी महिलाएं जो है मेडिकल लाइन में जाना ज़्यादा पसंद करती हैं या टीचिंग लाइन में ज़्यादा जाना पसंद करती हैं। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब्स, और कुछ महिलाएं जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी जाना पसंद करती हैं और जो अदर सर्विसेज होती हैं उनमें भी। दैट नीड हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस, जहाँ पे हम कहें कि उनको हाई साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंस मिलता है। एज योर sister or your classmate what she would like to be take up as a career, आपकी सिस्टर हैं या आपकी क्लासमेट जो है, जो गर्ल्स हैं वो बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं, आप उनके व्यूज़ जो हैं वो ले सकते हैं। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, कि जो पॉपुलेशन की जो जनसंख्या है उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, वो लिटरेसी रेट पे डिपेंड करती है, वो साक्षरता दर पे डिपेंड करती है, या हेल्थ ऑफ अ पर्सन पे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है उस पर डिपेंड करती है। इंडिकेट्स बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और उस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो क्या है। एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, और वहाँ के जो लोग हैं वो कितना सीखना चाहते हैं, कितनी उनकी इच्छाएँ हैं। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, क्योंकि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या की जो गुणवत्ता है, वो उस देश की जो ग्रोथ रेट है उसको क्या करती है, डिसाइड करती है। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन असिस्ट, क्योंकि अच्छी साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या जो है वो किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। Shakal's education in the initial years of his life bore him the fruits in the later years in the term of a good job and salary. शाकाल की जो शिक्षा है हो सकता है कि उसे लाइफ में स्टार्टिंग में बहुत बोर लगी हो, अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आज क्या होता है कि हम लोग भी स्कूल जाते हैं तो बहुत बुरा सा लगता है कि कितना स्कूल जाएं, ये है वो है, बहुत सारे बहाने हमारे पास में होते हैं। लेकिन उनका जो फ्रूट है, उस तपस्या का जो फल है, उसे बाद में मिला एक अच्छे जॉब के रूप में, एक अच्छी सैलरी के रूप में, यानी जो अर्लियर टाइम में जो मेहनत उसने की उसका रिजल्ट उसे एक गुड जॉब और एक गुड सैलरी के रूप में बाद में मिला। वी सो एजुकेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ साकल। हम कह सकते हैं कि एजुकेशन, शिक्षा जो है वो एक बहुत ही अच्छा इनपुट था किसकी ग्रोथ में, साकल की में। इट ओपन न्यू हॉरिजन फॉर हिम, और इसने इसके लिए नए क्षितिज के जो रास्ते हैं वो खोल दिए। प्रोवाइडेड हिम एंड न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप्ड वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, यानी एक विकसित जीवन जो है वो उसके सामने उसकी शिक्षा की वजह से आया। नॉट ओनली फॉर साकाल, साकाल के लिए ही नहीं, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, की शिक्षा जो है वो सोसाइटी के समाज के ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इट एनचांस द नेशनल इनकम, ये राष्ट्रीय आय को भी रेज अप करती है। तो इससे क्या है कि हमारे राष्ट्रीय आय, सांस्कृतिक जो धरोहर है वो बढ़ती है। एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, कि इससे जो है किसी भी चीज़ को गवर्न करने का, जो हम ये कहें कि जो नेतृत्व करने का जो एफिशिएंसी है, योग्यता है, वो और इम्प्रूव होती है। देयर इज़ अ प्रोविज़न मेड बाय प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंटिंग एंड द क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद द स्पेशल एम्फोसिस ऑन गर्ल्स, कि धीरे धीरे हमारे देश की जो हमें कहें कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो ज़रूरी जो शिक्षा है, वो गर्ल्स को एम्फोसिस की जा रही है, लड़कियों को ज़्यादा एम्फोसिस उसमें दिया जा रहा है। देयर इज़ ऑल्सो एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। इसके लिए जो है हर एक विद्यालय में हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में जो है नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू equip large number of high school students with occupational
ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू द नॉलेज एंड स्किल्स, और हर एक जो हाई स्कूल हैं, जितने भी हम ये कहें कि लार्ज नंबर ऑफ़ हाई स्कूल्स जो हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑक्यूपेशंस रिलेटेड जो नॉलेज है और जो स्किल्स है, यानी ज्ञान और कौशल जो है वो व्यवसाय से जुड़े हुए जो हैं उनको सिखाया जा रहा है। द प्लान आउटले on the education has increased from 151 crore in the first plan and then 3766.90 करोड़ इन द 11th प्लान। यानी अगर हम बात करें कि पहले प्लान में जो है शिक्षा के ऊपर केवल 151 करोड़ ही इन्वेस्ट किए गए थे, लेकिन 11th प्लान की अगर हम बात करें तो 3766.90 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करने की प्लान की गई। द एक्सपेंडिचर on education as a percentage of GDP rose from 0.64 in 51 to 52 to 3.0% in 15-16 BE। अगर हम बात करें तो GDP जो है हमारा एजुकेशन परसेंटेज का, वो भी 1951-52 से लेके 15-16 के बीच के कंपेयर अगर हम करते हैं तो उसमें ये रेस हुआ है। The budgetary estimate as stated in the budget document of Union State Governments, Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined to 2.77 in 2017-18. The literacy rate has been increased from 18% in 1951 to 74% in 2010-11। कि जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा, अगर हमारे यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे था वो डिक्लाइन किया गया है। लेकिन हाँ, 2010 और 11 के आंकड़ों को अगर हम देखें तो उसमें जो साक्षरता दर है हमारे देश की, वो जो है 2.18% वो रेज अप हुआ है 74% एट प्रेजेंट हम कह सकते हैं। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट, शिक्षा केवल एक अधिकार ही नहीं है, इट इज़ ऑल्सो नीडेड इफ़ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एंड एन्जॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। बल्कि हम ये कहें कि ये नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वो अपने ड्यूटीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं, अपने अधिकारों का दोहन करना चाहते हैं, तो उनको उन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर, फिर भी अ वास्ट डिफरेंस इज़ नोटिस अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो हमारी जनसंख्या के अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें अलग अलग है तरह से भिन्नता देखने के लिए मिलती है। लिटरेसी में भी, लिटरेसी अमंग मेल इज़ नियरली 16.6 हायर देन फीमेल्स, कि महिलाओं से 16.6% जो हैं, जो मेल हैं वो ज़्यादा शिक्षित हैं। एंड इट इज़ अबाउट 16.1 हायर इन अर्बन एरियाज़ एज़ कम्पेयर ऑफ रूरल एरिया। फिर ये 16.1% और हायर मिलता है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच में अगर हम डिफरेंस करते हैं। 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो लिटरेसी रेट है फ्रॉम 94% इन केरला टू 62 इन बिहार। तो कितना डिफरेंस इन दोनों राज्यों के बीच में अगर हम देखें तो केरला की जो लिटरेसी रेट है वो 94% है, जबकि बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो 62% ही है। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड, जो छोटे विद्यालय हैं उनको और एक्सपेंड किया गया है ओवर 8.58 लाख इन 2013-14। अनफॉर्चुनेटली दीज ह्यूज expansion of schools has been diluted by poor quality of schooling and high dropout rates। तो ये भी प्रभावित होते हैं कि इसमें जो है हम ये कहें कि पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग रहती है, और जो उसमें हाई ड्रॉप आउट रेट्स जो होते हैं, बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्कूल्स लीव कर देते हैं उसकी वजह से। सर्व शिक्षा अभियान is a significant step towards the providing elementary education to all children at the age group of 6 to 14 years by 2010। 2010 के बाद में सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया जा रहा है, इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा जो है वो अनिवार्य कर दी गई है। इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये केंद्र सरकार का जो है एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव रखा गया है इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स and the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education। तो इसके तहत जो है पार्टनरशिप की गई है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की और जो स्थानीय सरकार है उनके बीच में, जिससे कि एक हम ये कहें कि अचीव कर सकें, हम हासिल कर सकें जो गोल हमने, जो उद्देश्य हमने एलिमेंट्री जो शिक्षा को लेकर बनाया है कि शिक्षा जो है वो हर एक बच्चे को जो कि 6 से 14 साल के दायरे में आता है उसको मिलनी
चाहिए. Along with it, bridge courses and back to school camp have been initiated to increase the enrollment. इसी के साथ में हम देखें तो जो ब्रिज कोर्सेज हैं वो भी इनिशिएटेडली इंक्रीज़ हुए हैं, इनमें एनरोलमेंट इंक्रीज़ हुआ है. मिड डे मील स्कीम्स चलाई जा रही हैं स्कूलों में, जिससे कि अटेंडेंस जो है स्टूडेंट्स की वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. These policies could add to the illiterate population of India. तो इन नीतियों के तहत जो है भारत की जनसंख्या जो है उसके अंदर शिक्षा को बढ़ाना जो है वो मेन उद्देश्य है. द 12th प्लान एंड्योर्ड टू रेज द कंट्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. इससे जो बच्चों की एनरोलमेंट रेशियो है वो in higher education in the age group of 18 to 23 to 25.2% by 2017-18 and to reach the target 30% by 2022-21. यानी अगर 18 से 23 साल के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन की अगर हम बात करें 2017-18 में इसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ था वो 25.2% हुआ था, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि 2020-21 तक ये रेशियो जो है 30% तक बढ़ जाए. The strategy focuses on increasing access, quality adoption of state-specific curriculum modification, vocalization and the networking on the use of information technology. इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो भी केंद्र सरकारें हैं उन्होंने करिकुलम जो है किस तरह का लगाया जाना चाहिए, उसका मॉडिफिकेशन किया जा सके. उसके साथ में वोकलाइजेशन, वोकेशनल जो कोर्सेज हैं उनको हैंड ओवर करना है, टेक्नोलॉजी को अच्छा करना है. द प्लान ऑल्सो फोकसेस ऑन द डिस्टेंस एजुकेशन. इसी के साथ में जो दूरस्थ शिक्षा है उस पर भी ध्यान दिया गया है. कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. सारी जो शिक्षाओं की बात करें हम, डिस्टेंस एजुकेशन है, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो भी इंक्रीज़ हुए हैं. ओवर द पास्ट 50 years देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरिया. कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया जो है उनके अंदर यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो हाई लर्निंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उनकी भी ग्रोथ जो है वो हुई है. The table to see increase the number of college universities enrollments of students and recruitment of teachers from 1951 to 2051. यहाँ पे जो आंकड़े दिए गए हैं इनसे हमें पता चलता है कि जो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं वो ईयर टू ईयर किस तरह से इंक्रीज़ हुए हैं. जैसे हम 2050-51 की बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ कॉलेज जो हैं सिर्फ 750 थे, लेकिन अगर हम 2016-17 की बात करें तो 42,338 हैं. नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ भी इंक्रीज़ हुए हैं, स्टूडेंट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं, टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस भी इंक्रीज़ हुए हैं. सो फिर है आपकी इसमें हेल्थ. This topic we have to be discussed in our next video. Thank you for watching it.